अच्छा, तो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे लॉजिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंस कब होते थे? जब उन दोनों की ट्रूथ टेबल सेम आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी आर, ये स्टेटमेंट है, पी आर क्यू एन आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। स्टेटमेंट वन में देखें, पी आर क्यू एन आर इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी आर क्यू एंड पी आर आर है। ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट कब होते हैं? जब इन दोनों की ट्रूथ टेबल सेम आ जाए। तो पी आर क्यू एन आर है, इसकी ट्रूथ टेबल ये आ गई थी। ट्रूथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये मैंने समझा दिया था, ये ट्रूथ टेबल आ गई। उसके बाद ये इक्विवेलेंस के इस साइड में जो दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ टेबल ये आ गई थी। अब ये देखो, ये दोनों ट्रूथ टेबल सेम है। जब दोनों ट्रूथ टेबल सेम होते हैं तो ये स्टेटमेंट आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंस होते हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंस स्टेटमेंट में हमेशा जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो सेम होती है। अब उसके बाद एक और स्टेटमेंट था, P इम्प्लाइज क्यू। ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं बहुत दफा। जो P इम्प्लाइज क्यू है, ये आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। P इम्प्लाइज क्यू का क्या मतलब होता है? P इम्प्लाइज क्यू मीन्स होता है कि P ट्रू होने से Q भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये ट्रू है, यानी P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट फॉल्स है, लेट्स सपोज, तो क्या आएगा आपके पास स्टेटमेंट? जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स आएगा। तो उस केस में स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज कुछ भी हो ट्रू होगा। मीन्स P ट्रू होगा, Q फॉल्स होगा, तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। सही है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसका एक कन्वर्स होता है, एक इनवर्स होता है और एक कंट्रापोजिटिव होता है। हमेशा जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो उसके कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट के इक्वल होगा। अब कंट्रापोजिटिव क्या होता है? अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट जी, कोई कुछ पूछ रहा है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ना मैसेज में लिख देना क्वेश्चन, मैं देख के आंसर कर देता हूँ। अच्छा, जो P इम्प्लाइज क्यू है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होता है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। इस स्टेटमेंट को P इम्प्लाइज Q का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। जब भी आपने कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है तो नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P करना है। हमेशा देखिए, कोई भी स्टेटमेंट और उसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंस होते हैं, हमेशा लॉजिकल इक्विवेलेंस होते हैं। इन दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होती है। आप कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड कर दो या उसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट फाइंड कर दो, वो हमेशा लॉजिकली इक्वल होंगे, आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंस होंगे। चले हम प्रूव करके देखते हैं कि ये कैसे लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस शो करने के लिए हम ट्रूथ टेबल से फाइंड करते हैं। आप हमेशा ये माइंड में रखें कि P इम्प्लाइज Q जो है वो आपके पास स्टेटमेंट है, तो इसका कंट्रापोजिटिव नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P होगा। आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल आपको पता है कि दो स्टेटमेंट है तो P एंड Q बनाना होगा। दो ही स्टेटमेंट है। P में क्या करते हैं? टू टाइम फॉल्स करते हैं, टू टाइम ट्रू करते हैं, या दो दफा ट्रू कर दे, दो दफा फॉल्स कर दो, एक ही बात है। सही है। और जो Q स्टेटमेंट है वो आपके पास फॉल्स ट्रू होगा, यही होगा। अब आपने P इम्प्लाइज Q फाइंड करना है, यानी हमें प्रूफ ये करना है कि कोई भी स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका कंट्रापोजिटिव इक्वल होते हैं। तो कंट्रापोजिटिव जो है वो इस तरह होता है, बता दिया था। तो अब आपने कंडीशनल स्टेटमेंट फाइंड करना है।
P और Q के बिटवीन इम्प्लीकेशन फाइंड करना है। P इम्प्लाइज Q क्या होता है? P इम्प्लाइज Q में अगर P ट्रू है, मैंने बताया था, और Q जो है वो फॉल्स है, तो स्टेटमेंट जो है वो आपके पास फॉल्स आएगा, नहीं होगा ना, फॉल्स होगा। अदरवाइज कुछ भी हो ट्रू होगा। मींस P ट्रू है, Q फॉल्स है, तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। यहाँ पे देखो P फॉल्स है, Q कुछ भी हो हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि P ट्रू हो तब आपने Q देखना है ना। P ट्रू हो, Q फॉल्स हो, तब फॉल्स होगा। तो यहाँ अगेन P फॉल्स है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू में जाएगा, P इम्प्लाइज Q। अब P ट्रू है तो क्यों देखना है? P ट्रू है तो क्यों देखो, क्यों क्या है? फॉल्स है। P ट्रू हो, क्यों फॉल्स हो, तो फॉल्स होगा, मैंने बताया था, ये आपके पास फॉल्स होगा। उसके बाद देखो P भी ट्रू है, क्यों देखो, क्यों भी ट्रू है, तो ये ट्रू में चला जाएगा। तो ये आपके पास P इम्प्लाइज क्यों है, ये हम काफी दफा पढ़ चुके हैं, आपको इसका आइडिया हो जाएगा P इम्प्लाइज क्यों क्या है। अब हमें इसका कॉन्ट्रापोजिटिव देखना है। P इम्प्लाइज क्यों का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है? इसका कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नेगेशन ऑफ क्यों इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P होता है। P और क्यों तो आपके पास है स्टेटमेंट, अब आपने नेगेशन ऑफ P फाइंड करना है। नेगेशन ऑफ P और क्यों मौजूद नहीं है, तो पहले नेगेशन ऑफ P करें। नेगेशन ऑफ P का मतलब क्या होता है? जब ट्रू हो तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो फिर ट्रू होगा, यही है। तो अब नेगेशन ऑफ P क्या होगा? P आपके पास फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ P ट्रू होगा, सही है। अगर P ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P फॉल्स होगा। इस तरह टेबल बनेगी। तो आपने P एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q की टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। जब नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q की टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया तो उसके बाद कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना है। कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P होता है। तो अब नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P है, तो अब कंडीशन नेगेशन ऑफ Q पे लगी है। कंडीशन किस में? नेगेशन ऑफ Q पे, इस पे कंडीशन है। तो नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें होगा जब आप इसमें कंडीशन लगाते हैं, अगर नेगेशन ऑफ Q ट्रू है, ये इम्प्लाई करना चाहिए, और नेगेशन ऑफ P फॉल्स है, यही होता है ना कंडीशन में, तो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा, अदरवाइज कुछ भी हो ट्रू होगा। मीन्स अगर ट्रू है तो तब आपने देखना है। नेगेशन ऑफ Q ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P देखना है। तो यहाँ देखो नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P है ना, ये इस तरफ इम्प्लाई करता है, ऐसे। क्यों नेगेशन ऑफ Q नेगेशन ऑफ P की तरफ इम्प्लाई करता है। नेगेशन ऑफ Q ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P देखो, नेगेशन ऑफ P भी ट्रू है, तो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगा। अब नेगेशन ऑफ Q फॉल्स है, P देखने की नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ट्रू में जाएगा, ट्रू होगा। फिर नेगेशन ऑफ Q ट्रू है तो अब P देखो, नेगेशन ऑफ Q ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P फॉल्स है, यानी ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है, ये फॉल्स में जाएगा। फिर उसके बाद देखो नेगेशन ऑफ Q फॉल्स है, P देखने की नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ट्रू में जाएगा। अब आप देखो क्या ये दोनों ट्रूथ टेबल सेम है? P इम्प्लाइज Q और नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q की सेम ट्रूथ वैल्यूज हैं, सेम ट्रूथ वैल्यूज हैं, तो ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो आप हमेशा देखो कोई भी स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव हमेशा लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। तो जब आपको कोई स्टेटमेंट गिवन हो, उसका कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना है, तो आपने इस तरह से फाइंड करना है। यही मेथड है और यही प्रोसीजर है कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करने के लिए। P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रापोजिटिव नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P होता है। इसके बाद कॉन्ट्रापोजिटिव के बाद आपके पास होता है कन्वर्स। एक होता है कन्वर्स स्टेटमेंट। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता था? P इम्प्लाइज Q है तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P था। कन्वर्स होता है P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स Q इम्प्लाइज P होगा, ये इसका कन्वर्स होगा।
ठीक है, P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स Q इम्प्लाइज P होगा। और उसके बाद इनवर्स से, इनवर्स क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का इनवर्स नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q होगा। कंट्रापोजिटिव क्या होता था पहले, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P होता था ना, लेकिन इनवर्स होगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q होगा। तो आप देखिए हमेशा कोई भी आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव लॉजिकल इक्विवेलेंस होता था, जैसे अब वो टेबल में हमने प्रूव कर दिया था। ये वाली टेबल है, इसमें ये स्टेटमेंट था और इसका ये कंट्रापोजिटिव था। स्टेटमेंट और कंट्रापोजिटिव लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं। और उसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स और इनवर्स लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं होते। सही है, कन्वर्स और इनवर्स कभी भी लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं होते। कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक टास्क है, क्लास वर्क है। आपने क्या करना है, P इम्प्लाइज Q है, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P फाइंड करना है, ये इसका कन्वर्स है। उसके बाद नेक्स्ट आपने P इम्प्लाइज Q और उसके बाद नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q करना है। आप कॉपी में नोट करें और बाद में इसको सोल्व करके मुझे शेयर कर देना। तो ये दोनों स्टेटमेंट देखिए हमेशा लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होते, कन्वर्स और इनवर्स लॉजिकली इक्विवेलेंस नहीं होते। उसके बाद लॉ ऑफ लॉजिक से, लॉजिक के कुछ लॉ है। एक तो हमने स्टेटमेंट को टेबल से प्रूफ किया था, टेबल से दो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है उनको टेबल से प्रूफ किया था ऊपर जो हमने किया। एक लॉ ऑफ लॉजिक से करना है। ये आपके पास लॉजिक्स के कुछ लॉ हैं, इनको आपने याद करना है, इनको माइंड में रखना है, करके इनके थ्रू आपने प्रूव करना है। क्या मैसेज किया है, इनवर्स रिपीट कर दे। इनवर्स में यही होता है ना, कोई भी स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q है, तो इसका इनवर्स नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q होगा। बस इधर नेगेशन लगाना है P इम्प्लाइज Q में, यही है। P और Q है ना, इसमें बस नेगेशन लगाना है, ये इनवर्स होगा। और ट्रूथ टेबल से आपने इसको प्रूफ करना है। जैसे मैंने ऊपर ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया था ना, ऐसे पहले P स्टेटमेंट बनाओ, फिर Q स्टेटमेंट बनाओ, फिर उसके बाद P इम्प्लाइज Q फाइंड करना है, उसके बाद नेगेशन ऑफ P की टेबल कंस्ट्रक्ट करना, फिर नेगेशन ऑफ Q की टेबल कंस्ट्रक्ट करके वहां से Q इम्प्लाइज P करना। ये स्लाइड में अपलोड कर देता हूँ LMS पे। सही है, मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, LMS पे भी अपलोड करता हूँ। सही, चले उसके बाद देखो कुछ लॉजिक के लॉस हैं, इन्हें आपने माइंड में रखना है और ये आपको याद होने चाहिए। P एंड ट्रू है, P एंड ट्रू है। ट्रू मीन्स, ट्रू का क्या मतलब है, जिसमें दोनों वैल्यूज ट्रू हो, या जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमेशा ट्रू होंगी। जब कोई भी स्टेटमेंट P और T के बिटवीन एंड लगाते हैं, वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा P के। आप टेबल बना के चेक कर सकते हैं। P एक ही स्टेटमेंट है तो वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। एंड जो है वो आपके पास क्या है, ट्रू है। एंड ट्रू है, ट्रू है तो इसमें दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी। लेट्स सपोज आपके पास कोई स्टेटमेंट है P, सही है ना। चले मैं यहाँ पे एक टेबल बना के दिखा देता हूँ। ये P आपके पास ट्रू है, एक ही स्टेटमेंट है तो वो एक स्टेटमेंट या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सही है, इस तरह होगा। उसके बाद T है, T मीन जिसमें सारी वैल्यूज ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे
पी एंट्री ट्रू करना है, पी के साथ एन लगाना है ट्रू का। पी एन ट्रू करते हैं तो इन दोनों के बिटवीन एन लगाओ, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा। एन में यही होता है ना, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा, दोनों ट्रू हुए तब ट्रू होता है ना एंड में। अब देखो पी एन टी और पी आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों की ट्रूथ टेबल सेम होती है, सेम आई है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट है। और इसी तरह जब पी और एफ लगाते हैं, यानी पी और फॉल्स के बिटवीन आप और लगा देते हैं, तो ये भी पी के इक्वल होगा। लेट्स सपोज आप ट्रू की जगह जहाँ पे फॉल्स कर दे, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स करके आर लगा देना, ये पी होगा। ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, इनको आपने याद रखना है, क्योंकि अभी आप आगे जो हम प्रूव कर रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट, वो इन लॉस के जरिए करना है, ये लॉस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब टेबल बनाने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि आप टेबल काफी दफा हम बना चुके हैं, कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, तो अब आपको आइडिया हो गया है कि टेबल कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो बार बार टेबल नहीं बनाऊंगा, अब मैं आपको लास्ट बता देता हूँ। इसी तरह पी आर ट्रू है, पी आर ट्रू के बिटवीन जब आप और लगाते हैं तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस होता है ट्रू के, सही है। जैसे ये पी स्टेटमेंट है, ये आपके पास टी है, इनके बिटवीन आप आर लगा देना, आर लगाने से ट्रू आर ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स आर ट्रू ट्रू ही होगा, क्योंकि आर में एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है ना, दोनों फॉल्स हो तब फॉल्स होगा। तो यानी कोई भी स्टेटमेंट और कोई ट्रू स्टेटमेंट के दरमियान और लगाते हैं वो ट्रू होगा। इसी तरह कोई भी स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट के दरमियान एंड लगाते हैं वो हमेशा फॉल्स होगा। तो ये आपके पास लॉ ऑफ लॉजिक है। और इसके साथ पीआरपी है, यानी दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट के बिटवीन कोई भी एक स्टेटमेंट है उसके बिटवीन आर लगाए, यानी पी और पी के बिटवीन आर लगा देना, वो पी ही होगा। पी एंड पी भी पी होगा, यानी एक ही स्टेटमेंट है उसमें एंड लगा के सिर्फ ही उसकी ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करे दोबारा, वहीं पी आएगा। उसके बाद है एक डबल नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन लॉ में क्या होता है, कोई स्टेटमेंट पी है तो इसका नेगेशन क्या होता था, ट्रू हो तो फॉल्स, फॉल्स हो तो ट्रू होता था ना। जब आप डबल नेगेशन लगाते हैं, अगेन नेगेशन लगाते हैं, तो दोबारा वही स्टेटमेंट आएगा, पी ही आएगा, सही है, क्योंकि नेगेशन का नेगेशन दोबारा वही स्टेटमेंट आता है। उसके बाद कुछ और लॉ से कम्यूटेटिव लॉ है, आप पी आर क्यू फाइंड करें या क्यू आर पी फाइंड करें, एक ही रिजल्ट आएगा। यानी आप कोई भी ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, पी और क्यू की ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करो या फिर क्यू आर पी की करो, पहले क्यू लिख के बाद में पी लिखो, एक ही, दोनों इक्विवेलेंट आएंगे लॉजिकली। इसी तरह एंड में भी है, पी एंड क्यू और क्यू एंड पी भी लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे हमेशा, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ है। अगर आपके पास तीन स्टेटमेंट है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट है, तो इसमें देखिए आप पहले पी क्यू के बिटवीन आर फाइंड कर दो, यानी पी और क्यू फाइंड कर दो, फिर उसके बाद ब्रैकेट का मतलब है पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। पहले आप पी आर क्यू फाइंड कर दो, जो रिजल्ट आता है उसका आर के साथ फाइंड कर दो, ये और है, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा।
पहले क्यू और आर को फाइंड कर दो, जो रिजल्ट आता है उसको पी के साथ करना, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा। इसमें ब्रैकेट से कुछ नहीं होगा, पहले आप पी क्यू को सोल्व करें, जो रिजल्ट आता है उसको आर के साथ कर दें, या फिर पहले क्यू और आर को करें, फिर जो रिजल्ट आता है उसको पी के साथ करना, लॉजिकली इक्विवेलेंट आएंगे, हमेशा ट्रुथ टेबल सेम आएगी। इसी तरह एंड में भी ऐसा होगा, जो आर में होगा सेम वही एंड में भी होगा, पहले आप पी एंड क्यू फाइंड कर दो, जो रिजल्ट आता है उसको आर के साथ एंड फाइंड कर दो, या फिर पहले क्यू और आर के बिटवीन एंड फाइंड कर दो, जो रिजल्ट आता है उसको पी के साथ फाइंड कर दो, सेम रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास होता है कि एक एंड के लिए होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक और के लिए होता है। जब आप पी और क्यू एंड आर फाइंड करते हैं, तीन स्टेटमेंट है, पी आर क्यू एंड आर फाइंड करते हैं, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। पी आर क्यू अच्छा, आप देखें हमेशा जब लॉजिकली इक्विवेलेंट जहां पे फाइंड करते हैं, पी आर क्यू एंड आर आर फाइंड कर दे, या फिर पहले पी आर क्यू फाइंड कर दो और उसके बाद पी आर आर फाइंड करके उनके बिटवीन एन फाइंड करना, ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे। सही है। और इसी तरह एंड में भी ऐसा होगा, जिस तरह आपने आर में किया था, इसी तरह आर को एंड में, एंड को आर में कन्वर्ट कर दो, तो ये इस तरह से लॉजिकल आपस में इक्विवेलेंट होंगे। नेक्स्ट है आपके पास डिमोर्गन लॉ। डिमोर्गन लॉ हमने आगे लास्ट क्लास में किया भी था, सोल्व भी किया था इसको, कि ये डिमोर्गन लॉ आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं। सही है, ये आपके पास है डिमोर्गन लॉ। डिमोर्गन लॉ आपने यूनियन एंड इंटरसेक्शन में भी पढ़ा होगा। आवाज सबको सही नहीं आ रही है मेरी, या सर आ रही है सही है। आ रही है? हाँ, बस नेट का इश्यू होगा। मेरे ख्याल में आपके पास नेट का इश्यू होगा, अगर नहीं आ रही तो फिर नहीं सर सही आ रही है। ओके ओके। हाँ आवाज नहीं आ रही तो फिर वो नेट का इश्यू होगा ना असल में। चलें, सही है, मैं देखता हूँ, रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता हूँ बाद में, और नोट्स भी अपलोड करता हूँ। और उसके अलावा ना मेरे ख्याल में अभी नेक्स्ट वीक भी तो ऑनलाइन ही होगा, या इस सेमेस्टर थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि फिजिकल क्लासेस होंगी। हाँ सर ऐसा ही है। व्हाट्सएप, हाँ इंडिविजुअल भी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दिया है, देखिए ऊपर किसी ने शेयर किया था, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। अच्छा, हाँ सही है। फिर मैं अभी सोच रहा हूँ एक वो राइटिंग ग्राफिक टेबलेट ले आऊँ ना, उससे मैं पढ़ाऊँ, ज़्यादा आसान होगा। और उसके बाद कोई, बाकी मैं मंडे और वेनेसडे को यूनिवर्सिटी में होता हूँ, किसी को कोई इश्यू हो तो वहाँ आ सकते हैं, वहाँ आके पूछ लेना। फिर भी किसी को कोई इश्यू हो तो फिर ऑनलाइन में काउंसलिंग आवर्स रख देता हूँ जूम पे, तो उसमें बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, पेपर तो ऑनलाइन नहीं होगा, उसके लिए आना पड़ेगा। इतने अच्छे नहीं है ना कि पेपर भी ऑनलाइन रखें। सर सोच रहे हैं कि ऑनलाइन लें।
हाँ, सोच के आपके लिए तो अच्छा होगा ऑनलाइन रखा तो लेकिन मुश्किल बहुत है। बहुत अच्छा भाई। लेकिन मुश्किल है कि ऑनलाइन हो जाए। चले, सही है। अच्छा, उसके बाद थे डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ आपने यूनियन इंटरसेक्शन में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को आगे भी पढ़ेंगे हम सेट्स में ना, यूनियन एंड इंटरसेक्शन में भी डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ आपके पास होता है कि अगर आपके पास कोई सेट से ए और बी, ए यूनियन बी, कोई भी दो सेट हैं ए यूनियन बी, इनका जब हम होल कंप्लीमेंट लेते हैं तो ये इक्वल होता है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। बी कंप्लीमेंट होता है। सही है। अच्छा, ये आपके पास डिमॉर्गन लॉ होता है। तो यहाँ मैंने एक बात बता दिया था स्टार्ट की क्लासेस में, अगर आप लोगों ने मिस नहीं किया है तो, कि यूनियन और को रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऐसा होता है कि ए और बी, पी और क्यू होते हैं, पी और क्यू जैसे। नेगेशन जो है वो कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डिमॉर्गन लॉ में क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी आर क्यू, यानी होल में नेगेशन है, नेगेशन ऑफ पी आर क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू के। जैसे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है ना, इस तरह होगा। और इसी तरह पी एंड क्यू होल कंप्लीमेंट, यानी नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू का। ये डिमॉर्गन्स लॉ है। और आगे पहले हमने प्रीवियस कुछ स्लाइड में एक डिमॉर्गन लॉ प्रूव भी किया था। अच्छा, उसके बाद थे एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें ऐसा होता है पी आर पी एन क्यू, पी आर पी एन क्यू ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा पी के, और इसी तरह पी एंड पी आर क्यू भी लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा पी के। नेक्स्ट में नेगेशन लॉ। इसमें पी आर नेगेशन ऑफ पी लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा ट्रू के। जब कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं ना, वो और उसका नेगेशन ट्रू होगा। कोई स्टेटमेंट और उसके नेगेशन के बिटवीन आप आर लेते हैं तो वो हमेशा ट्रू होगा। सही है। क्योंकि ऐसा होता है ना, आप देखिए यहाँ से कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट है पी, उसका नेगेशन क्या होगा, यहाँ ट्रू होगा, वो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, वहां पे ट्रू होगा। तो इन पी और नेगेशन ऑफ पी में ना ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होगी। एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, फर्स्ट वाला फॉल्स होगा, सेकंड वाला ट्रू होगा। अब आर में क्या होता है, आर में दोनों फॉल्स हुए तो तब फॉल्स होगा। तो ये कभी भी नहीं होता है, कोई भी स्टेटमेंट पी और उसका नेगेशन ऑफ पी दोनों एक साथ फॉल्स कभी भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि पी ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी फॉल्स होगा, पी फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ पी ट्रू होगा। इसलिए इनके बिटवीन जब और लगाते हैं हमेशा ट्रू होगा। और इसी तरह जब आप एंड लगाते हैं कोई भी स्टेटमेंट और उसके नेगेशन के बिटवीन एंड लगाते हैं तो वो हमेशा फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स इसलिए होगा कि इन दोनों के बिटवीन अल्टरनेट ट्रूथ वैल्यू होते हैं, यानी पी ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ पी फॉल्स होगा, तो दोनों के बिटवीन एंड फॉल्स होगा। और इसी तरह पी फॉल्स होगा, नेगेशन ऑफ पी ट्रू होगा, तो दोनों के बिटवीन एंड लगाते हैं तो वो फॉल्स होगा। तो एक ये आपके पास लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉ। उसके अलावा कुछ और लॉस हैं, वो हम देखते हैं। कुछ लॉस इम्प्लीकेशन के हैं, जैसे पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा नेगेशन ऑफ पी आर क्यू के भी लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, यानी पी इम्प्लाइज क्यू जो है वो नेगेशन ऑफ पी और क्यू के इक्वल होगा। और इस तरह पी इम्प्लाइज क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू
नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी होगा। ये कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, सही है। ये इस तरह होगा। और इस तरह देखिए यहाँ पे पी आर क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा नेगेशन ऑफ पी आर नेगेशन ऑफ क्यू। ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से ही लिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखो नेगेशन ऑफ पी आर क्यू है। नेगेशन ऑफ पी आर क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंट होता था पी इंप्लाइज क्यू के, यही होता था ना लॉजिकल इक्विवेलेंस। अगर आप लोग यहाँ पे पी में लगे नेगेशन लगा दे, लेट सपोज नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू कर दे, तो ये क्या होगा, डबल नेगेशन ऑफ पी आर क्यू होगा कि नहीं। यहाँ एक और नेगेशन आएगा ना इस पी के साथ, एक और नेगेशन ऐसे आएगा, तो डबल नेगेशन ऑफ पी पी होता है, तो ये पी आर क्यू होगा। यानी अगर ये दो स्टेटमेंट आपको याद हो जाए पहले वाले दो, तो बाकी सारे इससे ही लिंक करते हैं। तो इन लॉस के जरिए से अब हम आगे डिफरेंट स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि वो लॉजिकल इक्विवेलेंस है कि नहीं है। जी ये लॉस तो याद करना है सारे, तो खैर इतने नहीं, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं। आपने कौन से लॉस याद करना है, ये दोनों याद करें। P implies Q is logically equivalent to negation of P और Q है। और उसके बाद कंट्रापोजिटिव तो आगे मैंने आपको बता दिया था, ये काफी डिटेल में ट्रुथ टेबल से सोल्व भी करवाया था। एक ये ला याद करना है, और उसके साथ ये वाले लास्ट, ये तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं सेट में, सेट थ्योरी में, सेट्स वगैरह में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। ये इतने मुश्किल नहीं है, ये आसान है, ठीक है, इतने मुश्किल लॉस है नहीं, तो इनको आपने याद करना पड़ेगा। जब आप लॉ ऑफ लॉजिक से प्रूफ करना है तो इन लॉ के जरिए से ही करना पड़ेगा। नहीं ट्रुथ टेबल से करना हुआ तो फिर ऊपर जो ट्रुथ टेबल से हमने किया था उसी से प्रूफ करना होगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हमने अब लॉ ऑफ लॉजिक से सोल्व करना है। पहले हम ट्रुथ टेबल से कर रहे थे ऊपर काफी क्वेश्चंस, अब ये आपके पास से इसको लॉ ऑफ लॉजिक से करना है। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है, इसको आपने लॉ ऑफ लॉजिक से करना है। एक तो ट्रुथ टेबल से भी होता है ये, अगर ऐसे ही जनरल प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आप ट्रुथ टेबल से कर सकते हो, लेकिन मेंशन हो कि लॉ ऑफ लॉजिक से करना है तो फिर आपने लास्ट से ही करना होगा। मेंशन ना हो तो आपकी मर्जी, आप ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो, सही है। तो अगर आपसे आपसे पूछा जाए लॉ ऑफ लॉजिक से करें, आपको लॉ ऑफ लॉजिक नहीं आ रहा है फिर भी ट्रुथ टेबल से कर रहे हैं, तो फिर भी मैं अप्रिशिएट करूंगा इस काम को। अच्छा यहाँ पे क्या है, नेगेशन इनटू, होल नेगेशन है, सही, इन सब के बिटवीन ब्रैकेट है, नेगेशन इनटू पी और फिर ब्रैकेट है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू है। ये आपने प्रूव करना है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेके चलना है, इसको लेके चलना है, और राइट हैंड साइड जो है इसको आपने प्रूव करना है, सही है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप लोग, अब लॉ ऑफ लॉजिक आपके पास गिवन है, जो आप पढ़ चुके हैं पहले, उनके जरिए इसको प्रूफ करना है। जैसे इस टेबल में देखो, इसको देख के परेशान नहीं होना, ये प्रूफ नहीं, ये लॉ ऑफ लॉजिक उसने गिवन दिया है। जो ऊपर लॉ ऑफ लॉजिक हम पढ़ चुके थे ना, वो इसने गिवन दिया, इन्हीं को यूज करते हुए इसको प्रूफ करना है। लॉ ऑफ लॉजिक को आपने यूज करना है, ठीक है। तो अब कोई बता सकता है कौन सा लॉ यूज होगा इसमें पहले, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है, इसी से राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है जी। यहाँ पे लॉस आपके सामने गिवन है, इसमें से कौन सा यूज होगा।
कोई बता सकता है? डिमॉर्गन लॉ यूज कर सकते इसमें पहले। डिमॉर्गन लॉ देखो, होल में नेगेशन है ना, यहां भी होल में नेगेशन है। यह एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट के बिटवीन आर है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये दोनों मिला के एक स्टेटमेंट है। सही है, इन दोनों के बिटवीन और है। जब आप डिमॉर्गन लॉ यूज करते हैं तो डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है, जब और हो तो और एंड में कन्वर्ट होता है और दोनों के साथ नेगेशन आता है, यही होगा ना। ये और एंड में कन्वर्ट होगा, इन दोनों के साथ नेगेशन आएगा। और भी लॉ से कर सकते हो आप, डिफरेंट अप्रोच से कर सकते हो, मर्जी है। आप डिमॉर्गन लॉ पहले यूज करें या फिर पहले इनर साइड में जो भी स्टेटमेंट है इसको करें, आप मर्जी है। तो मेरे ख्याल से पहले हम डिमॉर्गन लॉ ही यूज करते हैं, इससे बेहतर होगा। सही है, तो चलें देखते हैं इन्होंने प्रूफ किया है। हाँ, इन्होंने पहले डिमॉर्गन लॉ यूज किया है। डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है, डिमॉर्गन लॉ में आप देखो जब भी स्टेटमेंट के बिटवीन और है तो वो एंड में कन्वर्ट होता है। ऐसा था ना डिमॉर्गन लॉ कि negation of P और Q, ये डिमॉर्गन लॉ था, which is equal to negation of P and negation of Q होता था। यही था डिमॉर्गन लॉ, दोनों के साथ नेगेशन लगता था और दरमियान में एंड लग रहा था। सही है, और जो है वो एंड में कन्वर्ट हो रहा था। तो अब देखो यहाँ पे होल में नेगेशन है, ये स्टेटमेंट में दरमियान में और है। सही है, ये और है, तो ये डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करोगे तो दोनों के साथ नेगेशन आएगा और जो है वो एंड में कन्वर्ट होके ये होगा, यानी नेगेशन ऑफ पी होगा ये, और जो है वो दरमियान में ये एंड में कन्वर्ट होगा, और ये नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू होगा, यही होगा। सही है, तो अब इसमें क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, अगेन डिमॉर्गन लॉ यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा अगेन डिमॉर्गन लॉ, इसमें देखो, इसमें दोबारा डिमॉर्गन लॉ यूज होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ का सेकंड लॉ, ये देखो यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ था पी एंड क्यू, होल में नेगेशन है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू था। तो यहाँ पे आपके पास इस वाले पोर्शन में डिमॉर्गन लॉ लगेगा। इसमें देखो नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू है। सही है, होल में नेगेशन है, डिमॉर्गन लॉ लगाओगे तो डिमॉर्गन लॉ क्या करता है, ये नेगेशन इसके साथ भी लगेगा। सही है, एन जो है वो आर में कन्वर्ट होगा और इसके साथ भी नेगेशन लगेगा, यानी यहाँ एक नेगेशन पहले से तो डबल नेगेशन लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जब आप अगेन इसमें डिमॉर्गन लॉ यूज करते हैं ना, डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है, पी एन क्यू है तो इसके साथ नेगेशन लगता है, नेगेशन ऑफ पी के साथ एक और नेगेशन लग गया, डबल नेगेशन ऑफ पी होगा, डिमॉर्गन लॉ अप्लाई किया तो एन जो है वो आर में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद क्यू के साथ नेगेशन ऑफ क्यू आ गया, हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में आप देखें कि डबल नेगेशन, जो डबल नेगेशन ऑफ पी जो है वो पी के इक्वल होता है, डबल नेगेशन ना लगेगा, डबल नेगेशन ऑफ पी पी होता है, इसको दोबारा आपने पी लिखना है। ऐसे इन्होंने क्या होगा आगे देखो, ये डबल नेगेशन ऑफ पी है, ये पी के इक्वल आ गया, इसकी जगह इन्होंने पी लिख दिया।
नेक्स्ट में क्या लगेगा? नेक्स्ट में हम एसोसिएटिव लॉ लगा के या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें यूज कर सकते हैं, या कोई और लॉ भी लग सकता है। हाँ, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता था? नेगेशन, ये पी एंड पी आर क्यू है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ऐसा होता था कि ये पी एंड पी लगता था, फिर उसके बाद ये एंड दरमियान में आके फिर पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यही आता था ना। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह अप्लाई होता है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो गया? जो पी एंड नेगेशन ऑफ पी एंड पी इस तरह होगा, फिर दरमियान में और लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, फिर ये नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू के साथ लगता है, ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। तो नेगेशन ऑफ पी एंड पी क्या होता था? नेगेशन ऑफ पी एंड पी फॉल्स होता था कि नहीं? ऑलवेज ऊपर लॉ ऑफ लॉजिक में हमने देखा था फॉल्स होता था ना। कोई भी स्टेटमेंट है और उसका नेगेशन है, उनके बिटवीन एंड फॉल्स होता है ना। क्यों होता है? एंड में दोनों ट्रू हो तब ट्रू होंगी वैल्यूज। कोई स्टेटमेंट है उसका नेगेशन, दोनों ट्रू एक साथ नहीं हो सकते ना, क्योंकि अगर आपके पास पी ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा। इसी तरह पी फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ पी ट्रू होगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा। तो ये आपके पास फॉल्स होगा, फॉल्स और ये आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट में देखो, कहाँ पे कर दिया इन्होंने, हाँ ये देखो, ये फॉल्स और ये आ गया, जैसे पी एंड नेगेशन ऑफ पी फॉल्स आता है। अब फॉल्स और पी क्या होता था आपके पास? एक और लॉ ऑफ लॉजिक था, फॉल्स और पी करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को फॉल्स के साथ आर लगाते हैं तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी आता था, ये था ना लॉ ऑफ लॉजिक। तो अब आप देखिए यहाँ पे फॉल्स और ये स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट है, फॉल्स के साथ ये स्टेटमेंट का और लगाओ तो यही स्टेटमेंट आएगा ना। यानी किसी भी स्टेटमेंट का आप फॉल्स के साथ और लगाते हो तो वही स्टेटमेंट आता है, एंड लगाते हैं तो फॉल्स आता है, और लगाने से दोबारा वही स्टेटमेंट आता है। तो यहाँ और लगाने से दोबारा यही स्टेटमेंट आ गया, सही है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट टेबल में इन्होंने क्या होगा, जैसे हाँ ठीक है, और लगा दिया तो और लगाने से जैसे ये स्टेटमेंट आ गया तो ये आपके पास नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू आ गया। तो ये इक्वल आ गया कि नहीं? लेफ्ट साइड से आपने कर दिया तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे देखो सारे लॉस एक साथ यूज करके सारे, ऊपर तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सोल्व किया था, यहाँ पे सबको एक साथ सोल्व कर दिया है। मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले डिमॉर्गन लॉ लगाया। डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है? होल में नेगेशन होता है, नेगेशन हो तो आर जो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों के साथ नेगेशन आता है। दोनों स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट पी है, दूसरा स्टेटमेंट ये पूरा दूसरा स्टेटमेंट है। डिमॉर्गन लॉ लगाते हैं तो दोनों के साथ नेगेशन आएगा और आर जो है वो एंड में। अच्छा, इसके बाद देखो इसमें अगेन डिमॉर्गन लॉ लगेगा इसमें, क्योंकि जब भी होल में नेगेशन हो ना तो वहां डिमॉर्गन लॉ लगाया आप लोग। जब भी आप देखिए होल में नेगेशन हो, जैसे यहाँ पे होल में नेगेशन है डिमॉर्गन लॉ लगाओ, यहाँ भी होल में नेगेशन है डिमॉर्गन लॉ लगाओ। डिमॉर्गन लॉ आप यूज करें। डिमॉर्गन लॉ क्या होता है? एंड है तो एंड और में कन्वर्ट होगा, ये एंड है ना, ये और में इस तरह से और में कन्वर्ट होगा और दोनों के साथ नेगेशन आएगा। तो नेगेशन ऑफ पी है, एक डिमॉर्गन वाला नेगेशन लगेगा, डबल नेगेशन ऑफ पी, फिर क्यू के साथ नेगेशन लगेगा। उसके बाद देखो डबल नेगेशन ऑफ पी जो है पी के इक्वल होता है, डबल नेगेशन लॉ लगेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आपके पास लग गया, सही है। आप माइक म्यूट कर देना। क्या करने आते हैं?
तो फिर उसके बाद कम्यूटेटिव ला लग गया, पी एन क्यू इज इक्वल टू क्यू एन पी होता है, एक ही बात है। तो उसके बाद पी एन नेगेशन ऑफ पी फॉल्स होता है, ये फॉल्स लग गया। उसके बाद अगेन कम्यूटेटिव लग गया, पी आर क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पी होता है। आप कम्यूटेटिव लॉ लगाए ना लगाए एक ही बात है यहाँ पे। उसके बाद देखो किसी भी स्टेटमेंट का फॉल्स के साथ आर लगाते हैं तो दोबारा वही स्टेटमेंट आता है, एन लगाते हैं तो फॉल्स आता है ना, दोबारा यही स्टेटमेंट आ गया। तो ये स्टेटमेंट देखो इसकी राइट हैंड साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले थे, राइट हैंड साइड आपको मिल गई। सही है, ये समझ में आ गया? किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा सही है, मैंने वो सही है, वो माइक म्यूट कर दिया था ना, सही है, ठीक है। अच्छा वो किसी ने पूछा था नगेशन लॉ बता देना, तो नगेशन लॉ में ना आपको ये बता रहा था कि कोई स्टेटमेंट पी है और उसका नगेशन आपने फाइंड करना है। तो नगेशन ऑफ पी, पी जो है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, नगेशन ऑफ पी क्या होगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नगेशन लॉ में पी एन नगेशन ऑफ पी फाइंड करना है। पी एन नगेशन ऑफ पी फाइंड करते हैं तो इन दोनों के बिटवीन पी और नगेशन ऑफ पी के बिटवीन एन फाइंड करना, एन फाइंड करते हैं तो ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स होगा। यही होगा ना, एन में दोनों ट्रू है तो तब ट्रू होगा। आप देखिए हमेशा कोई भी स्टेटमेंट और उसका नगेशन हमेशा सेम ट्रूथ वैल्यू नहीं होती ना, डिफरेंट ट्रूथ वैल्यू होती है। यानी अगर पी ट्रू है तो नगेशन ऑफ पी फॉल्स होगा, पी फॉल्स है तो नगेशन ऑफ पी ट्रू होगा। तो इनके बिटवीन एन लगाते हैं। एन में ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू हुए, तो इस वक्त ट्रू होता है। तो यहाँ दोनों ट्रू कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए इन दो कोई भी स्टेटमेंट और उसके नेगेशन के दरमियान एंड लगाते वो फॉल्स होगा। तो इस तरह ये फॉल्स आ गया है, सही है। इसी तरह जब आप और लगाते हैं ना, पी, कोई स्टेटमेंट पी है और
नेगेशन आप पी करते हैं तो ये हमेशा ट्रू आएगा। ये लॉ ऑफ लॉजिक में हमने पढ़ा था ना, ये हमेशा ट्रू आएगा। इस तरह से होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा जिसने क्वेश्चन पूछा था। चले, सही है।